जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, इस समय हम लोगों का यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने कई टॉपिक अब तक कवर कर लिया है, इतिहास का और हिंदी का भी। आज हम लोग इतिहास के इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हर्षवर्धन और राजपूत के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जो कि भारतीय इतिहास का एक गौरव रहा है। ये दोनों शासक एक गौरव के रूप में रहे हैं। यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस आप देखने को पाएंगे। अगर बेटा आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इंपॉर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, हर्षवर्धन की जीवनी किस ग्रंथ में वर्णित है? कौन से ग्रंथ में हर्षवर्धन की जीवनी वर्णित है? क्या हरिकथा में, या फिर हर्षचरित्र में, या राजतरंगिणी में, या तंत्र वार्ता में? तो बेटा जो यहाँ पर हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र में हर्षवर्धन की पूरी जीवनी है, और राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का पूरा इतिहास है, वंशावली है। तो यहाँ पर आप लोगों का हर्षवर्धन का पूछा गया है, बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या पाटलिपुत्र में रही है, या प्रयाग में रही है, या थानेश्वर में रही है, या फिर कन्नौज में रही है? कहाँ पर रही है बेटा हर्षवर्धन की राजधानी? तो हर्षवर्धन की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो ये रहा है कन्नौज में। कहाँ पर बाबू? कन्नौज में। डी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि हर्षवर्धन किस वंश का था? हर्षवर्धन कौन से वंश का था? क्या मौर्य वंश का था, या वर्धन वंश का था, या फिर गुप्त वंश का था, या सातवाहन वंश का था? तो बेटा हर्षवर्धन की जब बात करेंगे तो हर्षवर्धन कौन से वंश का था? हर्षवर्धन वर्धन वंश का था, और इसका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहे हैं कि बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस शासक के दरबारी कवि थे? क्या ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, या फिर हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, या विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे, या पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे ये? तो बेटा इसमें जो हर्षवर्धन महोदय थे, ये थे बाणभट्ट जी, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही जो हर्षचरित्र पुस्तक है उसे लिखा था। बाणभट्ट ने चंडी शतक, हर्षवर्धन और हर्षचरित्र और कादंबरी, ये 3 पुस्तक इन्होंने लिखा था, जो कि बहुत ही फेमस है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को दान किस शासक ने दिया था? कौन से शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया था? तो बेटा नालंदा विश्वविद्यालय में देखते हैं, क्या समुद्रगुप्त ने दिया था, या कुमारगुप्त ने, या हर्षवर्धन ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय को दान बेटा हर्षवर्धन ने दिया था। किसने दिया था? हर्षवर्धन ने। वर्धन वंश में हर्षवर्धन ने ही दिया था। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि हर्षवर्धन ने प्रयाग सभा का आयोजन कितने वर्ष में किया था? प्रयाग सभा में आपको याद होना चाहिए, हर्षवर्धन की एक बहन थी राजश्री, जो हर्षवर्धन प्रयाग सभा का आयोजन करते थे, वहाँ पर अपना सब कुछ दान कर देते थे। वस्त्र जो अपने शरीर पर रहता था वो भी, और अपनी बहन से एक वस्त्र भिक्षा के रूप में मांग करके पहनते थे, और फिर वो उसे संचय करने के लिए वहाँ से चले जाते थे। और ये होता था बेटा हर 5 वर्ष में इसका आयोजन प्रयागराज में किया जाता था। अब देखेंगे अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत यात्रा कब की थी? भारत में इसने यात्रा कब किया था? क्या 629 ईस्वी में, या 620 ईस्वी में, या 600 ईस्वी में, या फिर 650 ईस्वी में? तो बेटा हर्षवर्धन ने चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था ये 629 ईस्वी में आया था भारत भ्रमण के लिए। तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, राजपूत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है? क्या पद्मावत में इसका प्रयोग किया गया है, या प्रबंध चिंतामणि में किया गया है,
या राजतरंगिणी में किया गया है या हर्षचरित में किया गया है? तो किस में किया गया है बेटा? तो इसका सबसे पहला जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है प्रबंध चिंतामणि में। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था? प्रतिहार वंश की स्थापना क्या नागभट्ट प्रथम ने किया था, या भोजराज ने किया था, या वत्सराज ने किया था, या फिर महेंद्र पाल ने किया था? तो बेटा जो प्रतिहार वंश की स्थापना है ये किसने किया था? तो ये किया था नागभट्ट प्रथम ने। ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए। 10 कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन दक्षिण के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन में दक्षिण के शासक कौन थे? क्या चालुक्य थे, या राष्ट्रकूट थे, या फिर सातवाहन थे, या पल्लव थे? तो बेटा कौन थे? तो सातवाहन वंश वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम के समकालीन दक्षिण भारत के शासक रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। लेकिन अगर आप लोगों ने बेटा अब तक प्रश्न संख्या 11 तक 10 तक में लाइक नहीं किया है क्लास को, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। एकदम से सिलेक्शन वाले प्रश्न लाए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? क्या इत्सिंग आया था, या फाहियान आया था, या ह्वेनसांग आया था, या मार्को पोलो आया था? तो बेटा अगर हम बात करें हर्षवर्धन के शासनकाल की तो कौन आया था? फाहियान आया था। देखिए चीनी यात्रियों में एक फाहियान था, फाहियान के बाद में संयुगन था, इत्सिंग था, मतलब ह्वेनसांग था। ये 4 प्रमुख यात्री रहे हैं। तो फाहियान इनके शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के का दक्षिण के किस शासक से युद्ध हुआ था? कौन से शासक से हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था दक्षिण भारत में? क्या नरसिंह से हुआ था, नरसिंह वर्मन से, या पुलकेशिन द्वितीय से, या फिर ध्रुवसेन से, या महेंद्र वर्मन से? तो किससे हुआ था बेटा? तो ये हुआ था नरसिंह वर्मन से इनका युद्ध हुआ था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? हर्षवर्धन कौन सा धर्म मानता था? क्या वो वैदिक धर्म मानता था, या बौद्ध धर्म मानता था, या जैन धर्म, या फिर शैव धर्म? कौन सा धर्म मानता था बाबू? तो हर्षवर्धन जो था ये शैव धर्म को मानता था, भगवान शिव का उपासक था, इसलिए डी वाला विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? अभी मैंने बताया है कि हर्षचरित तो है ही, साथ साथ चंडी शतक है। कौन सा बेटा? चंडी शतक। और चंडी शतक के साथ साथ एक रचना और है कादम्बरी। कादम्बरी, ये 3 रचनाएं प्रमुख हैं, एक ही कवि की हैं। एक तो हर्षचरित्र है ही, बाकी ये दोनों हैं। तो क्या बाणभट्ट की है, जयदेव, या भवभूति, या कालिदास? तो किसकी रचना है बेटा? ये बाणभट्ट की रचना है। 3 की तीनों रचनाएं। अगर आप लोग सभी लोग बेटा आंसर करते रहें कमेंट सेक्शन में, आप सब लोग मित्रों आंसर करते रहें, बताते रहें, और अब तक की अपनी तैयारियों को जांच करते रहें। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है हर्ष नाट्य यानी हर्षकृत नाटक कौन कौन से हैं? हर्ष ने कौन कौन सा नाटक लिखा है? क्या रत्नावली लिखा है, या प्रियदर्शिका लिखा है, या नागानंद लिखा है, या उपरोक्त सभी लिखा है? तो बेटा हर्ष ने हर्ष नाट्य अर्थात जो हर्ष ने हर्षचरित्र मतलब हर्षवर्धन ने जो लिखा था वो बेटा ये सभी नाटक इन्होंने लिखा है। ये सभी नाटक इन्हीं के हैं, इसलिए यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि राजपूत काल में किस शासक ने प्रथम बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक ने पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? क्या चंद्रगुप्त द्वितीय थे, या सम्राट हर्ष थे, या भोजराज थे, या बप्पा रावल थे? ध्यान रखना है सबसे पहले तो मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो थे ही, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि और किसको दिया गया था ये पूछा गया राजपूत काल में। तो किसे दिया गया था बेटा? तो ये दिया गया था भोजराज को। भोजराज को ये उपाधि मिली थी। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है प्रसिद्ध भीमकुंड किस राजपूत शासक से जुड़ा हुआ था? मतलब भीमकुंड कौन से राजपूत शासक से जुड़ा था?
क्या भीमदेव सोलंकी से, या भीमराज चौहान से, या भोजराज से, या फिर पृथ्वीराज से? तो ये बेटा जो जुड़ा हुआ था ये था भीमराज चौहान से, भीमराज सोलंकी नहीं, भीमदेव सोलंकी नहीं, भीमराज चौहान से जुड़ा हुआ था। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना क्या दंतिदुर्ग ने किया था, या कृष्ण प्रथम ने किया था, या गोविंद तृतीय ने किया था, या फिर इंद्र द्वितीय ने किया था? किसने किया था? तो ये किया था बाबू दंतिदुर्ग ने, दंतिदुर्ग ने किया था। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि चंदेल वंश की राजधानी थी, अर्थात कहाँ थी? क्या खजुराहो में था, या महोबा में, या कन्नौज में, या उज्जैन में? तो बेटा चंदेल वंश की राजधानी जो थी ये कहाँ पर था? तो ये खजुराहो में था। कहाँ पर? खजुराहो में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि कन्नौज की त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था? अर्थात त्रिकोणीय जो संघर्ष हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्या पाल, प्रतिहार या राष्ट्रकूट थे, या फिर पाल, चालुक्य और चोल थे, या फिर चोल, चालुक्य और पल्लव थे, या प्रतिहार, चंदेल और गढ़वाल थे? तो बेटा जो त्रिकोणीय संघर्ष कन्नौज का हुआ था वो पाल, चालुक्य और चोल वंश के शासकों ने लड़ा था इसमें। तो ये बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 पर पहुंच चुके हैं। अब तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ बेटा इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी आदत होती है। देखिए हम आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस या कुछ और नहीं मांग रहे हैं, बस केवल एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही मांग रहे हैं बेटा। तो सब लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, जिससे हमारे अंदर भी खुशी झलकती रहे। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है बप्पा रावल किस वंश के संस्थापक माने जाते हैं? मतलब बप्पा रावल की बात हो रही है कि कौन से वंश के संस्थापक थे? क्या ये परमार वंश के थे, या प्रतिहार वंश के, या सिसोदिया वंश के, या फिर चंदेल वंश के? कौन से वंश के थे? तो बेटा ये सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है किस राजपूत वंश ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? कौन से राजपूत वंशों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था? क्या सोलंकी ने बनवाया था, या चौहान वंश ने, या चंदेल वंश ने, या फिर परमार वंश ने? यहाँ पर खजुराहो के मंदिरों की बात हो रही है, और ये किसने बनवाया था? तो ये सोलंकी वंश ने बनवाया था बेटा। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, एक मिनट। खजुराहो की मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। सी वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज रासो क्या जयशंकर प्रसाद ने लिखा था, या चंदबरदाई ने लिखा है, या कल्हड़ ने लिखा है, या बाणभट्ट ने लिखा है? तो बेटा पृथ्वीराज रासो लिखा है चंदबरदाई ने, और ये बी वाला विकल्प सही होगा। ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इसके बाद में प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि किस वंश के राजाओं को गुर्जराधिपति कहा जाता था? गुर्जराधिपति कौन से राजाओं को कहा जाता था? क्या राष्ट्रकूट को, या प्रतिहार को, या पाल को, या फिर चालुक्य वंश को? किसे कहा जाता था बाबू? तो ये कहा जाता था पाल वंश के शासकों को गुर्जराधिपति कहा जाता था। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला आप लोग देखिए, अगला आपका है 25वां प्रश्न कि किस राजपूत राजा ने महमूद गजनवी को बार बार रोका था? किसने रोका था? किसने रोका था? ये आप लोगों को बताना है। लिखो जैसे इसमें कौन किसने रोका था बेटा? क्या जयपाल ने रोका था, या आनंदपाल ने, या भीमदेव ने, या फिर बिहार देव ने? किसने इसे रोका था ये आप लोगों को बताना है प्रश्न संख्या 25 पर। और ये रोका था जयपाल ने। किसने रोका था? बारंबार महमूद गजनवी को इन्होंने रोकने का प्रयास किया था, जयपाल ने। और ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है राजतरंगिणी किसने लिखी? अभी मैंने आपको बताया था कि राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों का इतिहास है, कश्मीर की वंशावली कह सकते हैं है।
तो राजतरंगिणी लिखा किसने? राजतरंगिणी लिखा है बेटा इसको कल्हड़ ने। ये कल्हड़ होना चाहिए, काल्हड़ नहीं। कल्हड़ ने लिखा था राजतरंगिणी को। इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की राजधानी पूछी जा रही है। क्या ये वातापी में था, या पाटलिपुत्र में था, या उज्जैन में था, या कन्नौज में था? तो बेटा जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश की राजधानी वातापी में थी, इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है परमार वंश की राजधानी क्या थी? क्या उज्जैन थी, या धार था, या भोजपुर, या फिर मंडू? कहाँ पर था बेटा? तो इनकी राजधानी उज्जैन में थी। परमार वंश की राजधानी उज्जैन में थी। ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 है राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के अनुयायी थे? मतलब ये कौन से धर्म मानते थे? क्या वैष्णव मानते थे, या शैव थे, या बौद्ध थे, या जैन थे? तो बेटा जो राष्ट्रकूट थे ये भगवान शिव की पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे, और शिव की उपासना करने वाले सभी क्या कहलाते हैं? शैव धर्म कहलाते हैं। इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस काल में हुई मानी जाती है? कौन से काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है? क्या मौर्य काल में, क्या गुप्त काल में, या राजपूत काल में, या मुगल काल में? अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से संबंधित था, और हिंदू धर्म बेटा कहाँ पर था? हिंदू धर्म खतरे में कब आया, यानी धर्म परिवर्तन कब ज़्यादा शुरू हुआ? तो जब मुगल साम्राज्य आया। तो इसलिए जब मुगल साम्राज्य आया तो उस समय भक्ति आंदोलन का शुरुआत किया गया, अर्थात लोगों को भक्ति भाव और ईश्वर का ज्ञान कराया जाने लगा। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। और चलते हैं प्रश्न संख्या 31 कह रहा है किस चालुक्य शासक ने अहोल प्रशस्ति खुदवाई थी? अहोल प्रशस्ति किस चालुक्य शासक ने खुदवाई थी? इसके बारे में आपको बताना है। क्या पुलिकेशिन प्रथम थे, या पुलिकेशिन द्वितीय थे, या कीर्तिवर्मन थे, या मल्लादित्य थे? कौन था बेटा इसमें? तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर आपका हो जाएगा पुलिकेशिन प्रथम थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है ह्वेनसांग ने भारत यात्रा के समय सबसे बड़ा बौद्ध विहार किस स्थान पर देखा था? बौद्ध विहार मतलब बौद्ध के मंदिर जो है बुद्ध धर्म की। क्या ये कांचीपुरम में देखे थे, या नालंदा में, या उज्जैन में, या वैशाली में? कहाँ पर देखे थे बेटा? तो ये देखे थे उज्जैन में। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 पर प्रश्न संख्या 33 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 33 देखते हैं कि क्या है। प्रश्न संख्या 33 है किस राजपूत वंश ने सर्वप्रथम दिल्ली पर शासन किया था? तो किसने किया था? क्या तोमर ने किया था, या चौहान ने किया था, या सोलंकी ने, या फिर परमार ने? किसने किया था बेटा? तो सबसे पहले दिल्ली पर शासन किया था सोलंकी वंश ने। किसने किया था? सोलंकी वंश ने किया था। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कौन सा राजपूत वंश धर या धार से शासन करता था? धर या धार से शासन कौन सा राजपूत वंश करता था? क्या सोलंकी वंश, या परमार वंश, या प्रतिहार वंश, या गहड़वाल वंश? तो बेटा ये कौन करते थे? तो ये करते थे सोलंकी वंश। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज किसके अधीन गया था? जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो वहाँ पर कन्नौज को कौन जीता था? क्या प्रतिहारों ने जीता था, या राष्ट्रकूटों ने जीता था, या फिर पालों ने, या चालुक्यों ने? तो बेटा ये जीता था राष्ट्रकूटों ने। इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि नागानंद नाटक का मुख्य पात्र कौन है? नागानंद नाटक की बात हो रही है, और नागानंद नाटक का मुख्य पात्र कौन है? क्या बुद्ध हैं, या वसंत सेन हैं, या जीमूत वाहन हैं, या फिर नंद हैं? तो बेटा नागानंद नाटक का जो प्रमुख पात्र है, मुख्य हीरो है, वो है वसंत सेन। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है प्रयागवर्धन किसका पुराना नाम था?
प्रयागवर्धन, क्या ये कन्नौज का पुराना नाम था या थानेश्वर का पुराना नाम था या इलाहाबाद का या पटना का? तो ये बेटा प्रयागवर्धन थानेश्वर का ही पुराना नाम था, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि किस राजपूत वंश का संबंध गुजरात से था? गुजरात से कौन से राजपूत वंश का संबंध था? क्या परमार का संबंध था या फिर सोलंकी का या चौहान का या चंदेल का? तो बेटा जो परमार था, परमार नहीं था वहाँ से, परमार तो आला उदल वाले में क्षेत्र से था, यानी कि कह सकते हैं महोबा क्षेत्र जो है उधर। लेकिन सोलंकी वंश जो थे इनका संबंध गुजरात से था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि किस शासक को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 किसे कहा जाता है बेटा? क्या हर्षवर्धन को या पृथ्वीराज चौहान को या भोजराज को या फिर सम्राट जयचंद को? तो ये बेटा भोजराज को कहा जाता है। और हालांकि इसके पहले जो लड़े थे वो कौन लड़ा था? तो पृथ्वीराज चौहान लड़े थे महमूद गजनवी से और सॉरी मोहम्मद गौरी से। यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बदलना होगा, मोहम्मद गौरी से इन्होंने लड़ा था पृथ्वीराज चौहान ने। उसी के बाद में फिर आ गया था गुलाम वंश, तो इसलिए यहाँ पर बेटा पृथ्वीराज चौहान होगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है कि किस शासक के समय ह्वेनसांग भारत आया? क्या समुद्रगुप्त के समय आया था या हर्षवर्धन के समय या विक्रमादित्य के समय या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय? किसके समय में आया था? तो ह्वेनसांग आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। हर्षवर्धन के समय में फाहियान आया था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 41। अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्लास को बेटा लाइक जरूर कर दीजिए। और 41 नंबर कह रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? क्या समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने या विक्रमादित्य ने या स्कंदगुप्त ने? तो विक्रमादित्य ने किया था, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था विक्रम संवत का शुरुआत, इसलिए सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य किसके अधीन चला गया? पालों के या राष्ट्रकूटों के या स्थानीय राजाओं के या गुप्तों के? किसके अधीन गया था बेटा? तो 42वां नंबर प्रश्न जो आपका है इसका क्या होगा? गुप्त शासक के अधीन गया था, यानी कि डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? क्या अजंता में या अजमेर में या कन्नौज में या फिर दिल्ली में? पृथ्वीराज चौहान की बात हो रही है, तो पृथ्वीराज चौहान का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? प्रश्न संख्या 43 आपसे पूछ रहा है। तो ये बेटा हुआ था कहाँ पर? अजमेर शरीफ जो हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राजपूत वंश ने चोलों से युद्ध किया था? चोलों से युद्ध क्या चालुक्य ने किया था या राष्ट्रकूट ने या प्रतिहार ने या परमार ने? किसने किया था बेटा? तो ये किया था परमार ने। चोलों से युद्ध किसने किया था? परमार ने किया था। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है किस राजपूत राजा को राजा भोज कहा जाता था? कौन से राजपूत राजा को राजा भोज कहा जाता था? तो ये किसको कहा जाता था बेटा? क्या भोजराज परमार को या भोजदेव चंदेल को या भोजपाल प्रतिहार को या फिर भोजेंद्र चौहान को? तो ये कहा जाता था भोजपाल प्रतिहार को। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 है बप्पा रावल किस क्षेत्र का शासक था? बप्पा रावल कहाँ का था? क्या मेवाड़ का शासक था या मारवाड़ का या बंगाल का या फिर दिल्ली क्षेत्र का? तो बेटा ये मेवाड़ क्षेत्र का शासक था। वैसे भी महाराणा प्रताप भी सिसोदिया वंश से ही थे और सिसोदिया वंश की ही स्थापना किया था बप्पा रावल ने, तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है गुर्जर प्रतिहार शब्द किस काल से संबंधित है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश क्या हर्ष काल से है या मौर्य काल से या राजपूत काल से या फिर गुप्त काल से? तो ये किससे संबंधित है बेटा? ये आपका हर्ष काल से संबंधित है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 धार नगर किस वंश के अधीन था? धार एक नगर था, किस वंश के अधीन था? चालुक्य वंश
या परमार वंश या प्रतिहार वंश या फिर राष्ट्रकूट वंश। तो ये बेटा परमार वंश के अधीन में था। किसके अधीन में था? परमार वंश के, इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? अजंता की चित्रकला थी, या एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण था, या नालंदा का पुनर्निर्माण था, या फिर विक्रमशिला की स्थापना थी। तो बेटा राष्ट्रकूट वंश, रा अंत में क्या आ रहा है? रा आ रहा है। और एलोरा मतलब शुरुआत में, और एलोरा में क्या है? शुरुआत अंत में रा है। यानी राष्ट्रकूट वंश ने ही कैलाश मंदिर बनवाया था जो एलोरा के गुफा में है। तो ये बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि किसने काला धनुष और काले घोड़े की शपथ ली थी? काला धनुष और काले घोड़े की शपथ क्या बप्पा रावल ने, या पृथ्वीराज चौहान ने, या भोजराज ने, या फिर जयचंद ने? तो बेटा जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। संयोगिता बहुत ही सुंदर थी और पृथ्वीराज चौहान ने इसका अपहरण करके शादी कर लिया था, क्योंकि जयचंद इस शादी को नहीं मान रहा था। तो उसी समय उसने काला धनुष और काले घोड़े की शपथ ली थी, अर्थात उनका विनाश करने का, उन्हें पराजित करने का शपथ लिया था। तो ये डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे हम लोगों के 50 प्रश्नों की सीरीज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड परीक्षा आपके इस परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो बेटा अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सीरीज को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास में अगर कोई सुझाव है या कोई विशिष्ट मांग है तो उसे भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।